देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलते ही क्यों है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हम लोग खेलते ही क्यों है? यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी स्टेप लेते हैं, हमने साइमुलेशन थ्योरी पढ़ी, हमने गेम थ्योरी पढ़ी, हमने कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ी, कब हमको एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाना है, कब एक दूसरे के साथ युद्ध की नीति अपनानी है, कौन सा देश कैसा है, हमें किस तरीके से अपने बारे में सोचना है। यानी ये सारी चीजें हम करते क्यों हैं? जितना भी तामझाम हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे करते हैं, वो क्यों करते हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने राष्ट्रीय हित के लिए। हर देश बस अपना राष्ट्रीय हित चाहता है। मार्गन थ्यू, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही मार्गन थ्यू का नाम सुनो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये एक रियलिस्ट था, ये एक रियलिस्ट था, ये एक यथार्थवादी था। और क्या बातें करता था? ये पावर पॉलिटिक्स की बातें करता था कि शक्ति को ग्रहण करो, पावर की बातें करता था। और ये कहता था कि क्या, क्यों हमें ऐसे करने की क्यों जरूरत है? ये सब करने की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो दुनिया बनी है, ये जो देश बना है, ये देश इंसानों से बना है। ये देश इंसानों से बना है और जितनी भी दुनिया है वो झगड़ालू है। उनका नेचर है झगड़ना, उनके स्वभाव है झगड़ना, मानव की प्रकृति है झगड़ना। इसलिए इस पूरी दुनिया में लड़ाइयां हो रही है। और हर मानव अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, यानी अपने स्वहित के बारे में सोचता है। तो इस वजह से इन्हीं आदमियों से नेशन बना है, तो नेशन भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट चाहता है। तो मार्गिन थेऊ ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अब बातें पूछी गई कि मार्गिन थाउ से कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, राष्ट्रीय हित होता क्या है? तो इसने बहुत साधारण सी बात बताई कि कोई भी देश अपने कुछ लक्ष्य बनाता है, अपने कुछ उद्देश्य बनाता है, अपने कुछ साध्य यानी कि एंड बनाता है, और अपनी कुछ इच्छाएं, डिजायर्स बनाता है। बस इन्हीं डिजायर, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करना, इन्हीं उद्देश्य, इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति करना ही नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब जरूरी नहीं कि सबके लक्ष्य एक जैसे हों। किसी को आरपीएससी ग्रेड 1 करना है तो किसी को यूजीसी नेट करना है, किसी को पंजाब क्लियर करना है तो किसी को यूपीएससी क्लियर करना है। सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, और सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अलग रखते हैं। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है तो कोई सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, कोई पढ़ना पसंद ही नहीं करता तो कोई उठना पसंद नहीं करता। यानी हर किसी के तरीके भी अलग अलग, पर हर कोई अपने हिसाब से अपने लक्ष्यों की, अपने उद्देश्यों की, अपने साध्य की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसको ही नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये तो बातें की मॉर्गन थाउ ने। फिर पॉमर्स्टन क्या कहते हैं? ये बात पहले भी पॉमर्स्टन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना ही कोई स्थायी सदस्य है, ना ही कोई स्थायी फ्रेंड है, ना ही कोई स्थायी एनिमी है। केवल एक ही चीज परमानेंट है और वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। हम नहीं कह सकते कि यूएसए और इंडिया परमानेंट फ्रेंड है, या यूएसए और पाकिस्तान परमानेंट फ्रेंड है। कोई भी देश ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता, ना ही कोई परमानेंट एनिमी होता, लेकिन एक ही चीज परमानेंट है इस दुनिया में, वो है नेशनल इंटरेस्ट। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है। और एक बुक भी है, एक ही बुक है पूरी नेशनल इंटरेस्ट में, जो फ्रांसीसी फ्रैंकलिन ने लिखी है। बुक किसने लिखी है? फ्रांसीसी फ्रैंकलिन ने लिखी है। और बुक का नाम है नेशनल इंटरेस्ट। बुक का नाम क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। मुझे 1 मिनट देना, मैं एक बार चार्जर लगा दूं लैपटॉप का, ये बंद होने वाला है, बीच में क्लास चली जाएगी। 1 मिनट बस, मैं चार्जर लगा दूं। तो अब कौन सी बुक आपको याद रखनी है इसमें? नेशनल इंटरेस्ट। ये किसने लिखी है? ये फ्रांसीसी फ्रैंकलिन ने लिखी है। फ्रैंकलिन के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें अभी पढ़ेंगे। अब देखो, नेशनल इंटरेस्ट के प्रकार क्या है, कितने तरीके के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। हर थिंकर ने अपने अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट के प्रकार बताए हुए। सबसे पहले हम रॉबिन्सन की बातें करते हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? रॉबिन्सन की बातें करते हैं। रॉबिन्सन क्या कहते हैं कि भैया, दो तरीके के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। एक तो होते हैं नेशनल लेवल के, यानी राष्ट्रीय इंटरेस्ट होते हैं, और एक होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंटरेस्ट होते हैं। जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं वो फिर 6 तरीके के होते हैं। ये 6 तरीके के इन्होंने बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 तरीके के इन्होंने बताए। कैसे? देखो, एक तो इन्होंने कहा राष्ट्रीय लेवल पे कुछ होते हैं प्राथमिक इंटरेस्ट, कुछ होते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट। प्राथमिक इंटरेस्ट कौन से होते हैं? आपकी इंटीग्रिटी, यानी आपकी अखंडता, आपकी सोवरेनिटी, यानी आपकी संप्रभुता,
ये वो वाली चीजें हैं जिसके साथ आप कभी भी समझौता नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी सॉवरेनिटी से समझौता नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने देश की अखंडता से समझौता नहीं करोगे। यानी सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए जीते हैं, इनको कहते हैं हम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी इंटरेस्ट। फिर होते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट, जिसके साथ हम कुछ हद तक समझौता कर सकते हैं। जैसे कल्चरल इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बातें होती है। भाई मैं तेरे यहाँ पे तेरी भाषा अपने देश में सिखाऊं बच्चों को या ना सिखाऊं। आप देखते हो आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे स्पेनिश सीखते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं। ये सब क्या है? ये उन देशों के साथ हम कल्चरल एक्सपेंशन कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति उनसे शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा जर्मनी के अंदर संस्कृत की कॉलेजेस खुले हुए हैं। संस्कृत की पढ़ाई, सिर्फ संस्कृत में रिसर्च चल रही है। यानी ये क्या है? ये भारत की संस्कृति को उनके साथ शेयर किया जा रहा है और वो अपनी संस्कृति को हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन हम समझौता कर सकते हैं इन पे, क्योंकि इससे हमारे देश की जान पे कोई बात नहीं आती है। तो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो द्वितीय तरीके के राष्ट्रीय इंटरेस्ट होते हैं। फिर है स्थाई। स्थाई यानी कि परमानेंट, या मैं कह दूं स्टेबल इंटरेस्ट। ये वो होते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। जैसे जो ये वो वाले इंटरेस्ट है जिसे कोई देश हर वक्त चाहता है, आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा। जैसे प्रत्येक देश आर्थिक रूप से मजबूती चाहता है। कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ पे आर्थिक संकट आए। ऐसे ही डायस्पोरा की सुरक्षा। डायस्पोरा क्या होता है? जैसे भारत के बच्चे यूक्रेन के अंदर थे, तो वो डायस्पोरा कहलाएंगे, इंडियन डायस्पोरा कहलाएंगे। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि मेरे लोगों की पूरे विश्व में सुरक्षा बनी रहे। तो ये हमारे होते हैं स्थायी उद्देश्य, जो हमेशा बने रहने की हम बातें करते हैं। फिर होते हैं अस्थायी उद्देश्य, जिसके ऊपर हम ज्यादा खासा ध्यान नहीं देते। कभी कभी क्या होता है, दूसरे देश में भारतीय फंस गए हैं, अब वहां से भारतीयों को निकाले ना निकाले, डिपेंड करता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अब जनता और मीडिया तो दबाव बनाती है कि भारतीय वहां फंसे हुए लेके आओ। अब नहीं पता ना कि यूक्रेन से सभी भारतीय आ गए थे या नहीं आ गए थे। समझ लो, अफगानिस्तान के अंदर कितने भारतीय अब भी फंसे हुए नहीं पता। तो दूसरे देशों से भारतीय निकालना, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स अस्थायी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सामान्य हित और हमारे विशिष्ट हित। सामान्य हित और विशिष्ट हित ये कैसे होते हैं? सामान्य हित वो होते हैं जो हमारे साथ साथ सभी के नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, भारत ने कहा कि मैं ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा कर रही है। आपको पता है अंटार्कटिका के ऊपर, उसके ऊपर छेद हो गया है, हॉल हो गया है। अब सभी देश क्या कर रहे हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सहायता से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कुछ कस्में खा के हमने ये कहा है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज जो है वो कम करेंगे और इस ओजोन लेयर के छेद को भरने की कोशिश करेंगे। अब भारत भी अगर उस दिशा में कोई कदम उठाता है, अगर ओजोन लेयर का छेद पतला होता है या भरता है, तो उससे सिर्फ भारत को फायदा थोड़ा ना हो रहा है, वो सभी का कॉमन इंटरेस्ट है, वो सभी का सामान्य इंटरेस्ट है। यानी हमारे साथ साथ सभी का हित हो जाएगा। अगर भारत अपने देश में सोलर पैनल लगा रहा है, तो भारत का तो हित होगा ही होगा, कोयले के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरा, भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भला होगा कि कुछ प्रदूषण कम हो जाएगा। इनको कहते हैं सामान्य हित। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट। फिर होते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं हम विशिष्ट। हिंदी में कहते हैं विशिष्ट, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक। मैं लिख देती हूँ स्पेसिफिक। ठीक है, ये वो है जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है, जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने इंडिया के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया, यानी कि नई संसद की इमारत बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया। उससे अमेरिका को कोई फायदा है क्या? दूसरे विश्व को कोई फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमसे रिलेटेड है। तो हम जीएसटी लेके आए, इससे दूसरे देश को कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ हमसे रिलेटेड है। जो इस तरीके की चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं विशिष्ट तरीके के हित, यानी कि विशिष्ट इंटरेस्ट, स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट। फिर एक तरीके के और हित होते हैं, सेवेंथ टाइप के, जिनको कहते हैं पूरक हित। इनको अंग्रेजी में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट या फिर पूरक हित, ये वो हित होते हैं जो एक दूसरे के हितों को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे के हित को पूरा करना। आपने अगर कभी भी अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो वहां पे आप लोग एक तरीके के वस्तुओं का प्रकार करते होगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिन्हें कहते हैं पूरक वस्तु। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। पूरक वस्तु जैसे कि पेन और इंक। पेन के बिना इंक अधूरा है, इंक के बिना पेन अधूरा है। जैसे फ्यूल और व्हीकल, व्हीकल के बिना फ्यूल अधूरा और फ्यूल के बिना व्हीकल अधूरा है। यानी कोई भी वो चीज जो एक दूसरे को कंप्लीट करती है, जो एक दूसरे को पूर्ण करती है,
उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, या उसको कहते हैं पूरक हित। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, यानी कैसे कोई दो देश आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान आया था, अफगानिस्तान में जब आतंकवाद पनप रहा था, तो यूएसए भी यहां बैठना चाहता था और पाकिस्तान भी चाहता था कि यहां पे तालिबान पनपे। पाकिस्तान क्यों चाहता था? क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका मिलके यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे आतंकवाद की। यूएस बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर करता था जिसमें पाकिस्तान का भी भला होता था। और अमेरिका क्यों चाहता था अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन? क्योंकि इसको ये डर था कि कहीं रशिया अफगानिस्तान को अपने यहाँ पे हथिया ना ले। तो यानी यूएस का जब अफगानिस्तान आना हुआ, जब यूएस की आर्मी अफगानिस्तान में आती है, तो उससे यूएस का भी फायदा हुआ और पाकिस्तान का भी फायदा हुआ। अब जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी चली जाती है, तो इससे यूएस का क्या फायदा हुआ? उसका डिफेंस का बजट बच गया। और पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ कि भाई अब उसको वहां की जरूरत भी नहीं थी अफगानिस्तान की, कि ठीक है अब यूएस वहां से चला गया, अब मैं तालिबान को यानी आतंकवाद को और ज्यादा यहाँ पे पनपा सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये एक काम से दो देशों का फायदा हो रहा है। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट में ये 7 तरीके के इंटरेस्ट की बात की। प्राथमिक इंटरेस्ट जिसपे समझौता नहीं किया जाएगा, द्वितीय इंटरेस्ट जिसपे समझौता किया जा सकता है, स्थायी जो हमेशा हमारे दिमाग में बने ही रहते हैं, अस्थायी जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, सामान्य जो सबके कॉमन इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, विशिष्ट जिसमें हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, पूरक जब एक काम से दो देशों का एक ही बार में भला हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये राष्ट्रीय बातें थी जो हमने समझी। नाउ लेट अस मूव टू अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, रॉबिन्सन उनके बारे में क्या कहते हैं। रॉबिन्सन कहते हैं कि भाई ये जो होते हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे समान हित वाले और विरोधी हित वाले। समान हित वाले कैसे? समान हित वाले कौन से होते हैं इसको देखना। समान हित वाले होते हैं जैसे यूएसए और वेस्टर्न यूरोप दोनों रशिया के खिलाफ बातें करते हैं। यूएसए का भी फायदा है, वेस्टर्न यूरोप का भी फायदा है अगर रशिया के खिलाफ यूएस जाता है। वेस्टर्न यूरोप भी यही चाहता था कि रूस के अगेंस्ट जाए अमेरिका, मतलब अगर रशिया पिटता है, अगर रशिया को नुकसान होता है, तो वेस्टर्न यूरोप भी खुश है उस चीज से, यूएस से भी खुश है। इस चीज को कहते हैं समान हित, यानी दोनों के ही हित पूरे हो रहे हैं। फिर होते हैं विरोधी। विरोधी का मतलब जैसे नेटो के अंदर, नेटो एक सैन्य संगठन है, आप लोगों को पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूएस से बिल्कुल एक किनारे पे खड़ा है, दूसरे किनारे पे यूएसएसआर, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। इनको कहते हैं विरोधी मत। भाई मान लीजिए अगर नेटो कल को फलता फूलता है, तो ये अमेरिका को तो फायदा हो रहा है पर रूस को नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अगर वॉर्सा पैक्ट कल को फलता फूलता है, तो रूस को तो फायदा हो रहा है और अमेरिका को नुकसान, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हालात हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हित भी हम लोगों ने यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी हमने ये देखे जो रॉबिन्सन ने बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो तरीके के, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय में अलग और अंतरराष्ट्रीय में अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मॉर्गन थ्यू क्या कहते हैं। मॉर्गन थ्यू, हाँ ये इसने कही है ना, पॉमर्स्टन ने कही है। गिफ्ट क्या है, ये मेरा फर्ज है बलजिंदर। गिफ्ट तो गिफ्ट तो दूंगी मैं तुम्हें, कभी मिलते हैं किसी दिन, मौका मिला। पता नहीं ना, एक जो ऑनलाइन क्लास है ना, मुझे इसका सबसे ज्यादा बड़ा वाला नुकसान यही लगता है कि हम चाह के भी स्टूडेंट से मिल नहीं पाते हैं। ऑफलाइन में बच्चे इतने दिल के करीब हो जाते हैं, हालांकि ऑनलाइन में भी मेरे तो सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं स्टूडेंट से, मतलब बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ जाती है मेरी ऑनलाइन में भी। लेकिन ऑफलाइन के अंदर अब जैसे पता नहीं आज कितने पुराने पुराने स्टूडेंट्स मुझे मिले जो मेरे 6-7 साल पुराने आज ऑफिसर बने हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है, मिलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पार्टी कर रहे हैं सबकी, मतलब पार्टी से अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है कि केक काट दिया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो वो माहौल होता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, सब स्टूडेंट्स पुराने पुराने, हम लोग अपने टीचर से मिलने जा रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो कभी मौका मिला ना, तो जरूर कभी एक गेट टुगेदर, भगवान करे कुछ ऐसा मौका मिले और हम लोग जरूर मिले सब लोग। तो अब मार्गन थ्यू की बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, मार्गन थ्यू ने क्या कही थी, ये बात पहले भी कही थी किसी, यानी मार्गन थ्यू ने ये बातें पहले भी कही थी। क्या कहा था कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मार्मिक, मार्मिक यानी स्टेबल,
और एक होते हैं गैर मार्मिक यानी कि इनस्टेबल। मार्मिक किसको कहा था? जो कभी बदलेंगे नहीं, जिन पे समझौता संभव नहीं। ये वही बात है जो रॉबिन्सन ने प्राथमिक में कही थी। जो रॉबिन्सन ने प्राथमिक में कही थी, मार्गेन थ्यू उन इंटरेस्ट को मार्मिक नाम दे रहा है। मार्गेन थ्यू मार्मिक, नाम नाम से पता लग रहा है, स्टेबल होते हैं जो, जैसे सोवरेनिटी और संप्रभुता या इंटीग्रिटी या अखंडता, ये चीजें जो होती हैं ये स्टेबल में होती है। ठीक है। गैर मार्मिक कौन सी होती है? जो इनस्टेबल होती है, जिसपे समझौता पॉसिबल है। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया आर्थिक और कल्चरल टाइज, आर्थिक और कल्चरल टाइज। ठीक है। मार्गेन थ्यू के साथ अब तीसरा थिंकर जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बोलता है वो है केनेथ वॉल्ट्ज। अब मुझे पहले तो जल्दी से बताओ, केनेथ वॉल्ट्ज इंटरनेशनल रिलेशन की कौन सी अप्रोच से जुड़ा हुआ है? जैसे मैंने आपको मार्गेन थ्यू के बारे में बताया, ये रियलिस्ट था, ये यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है, यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है केनेथ वॉल्ट्ज इंटरनेशनल रिलेशन की कौन सी अप्रोच से जुड़ा हुआ है, कौन सी अप्रोच से जुड़ा हुआ है केनेथ वॉल्ट्ज? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हाँ जी, हिसार में ऑफलाइन पढ़ाते हैं। कौन था? नव यथार्थवाद, वेरी गुड शीतल। नियो रियलिस्ट था ये, नियो रियलिस्ट था। और जो नव यथार्थवाद वाले लोग होते हैं उनकी सोच क्या है अभी डिस्कस करेंगे। अब ये केनेथ वॉल्ट्ज क्या कहता था? कहता दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होते हैं उचित जिनको हम कह रहे हैं वैध यानी लीगल, और एक होते हैं अवैध हित यानी इलीगल, इलीगल। ठीक है, अवैध हित। ये लीगल किसको कह रहा है? आपके वो इंटरेस्ट जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर साम्यता रखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं। भाई आपका भी इंटरेस्ट पूरा हो रहा है और उससे आपके साथ साथ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल या मैं कहूं रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें विंड मिल आ गई, सोलर पैनल आ गए, हाइड्रो पावर आ गई। फॉर एग्जाम्पल ओजोन लेयर का भरना, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना। ये सब सिर्फ मेरे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे भारत के इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरे विश्व के इंटरेस्ट है। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम वैध या उचित कहते हैं। अवैध हित कौन से हैं केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा? ये कहते हैं कि ये ऐसे इंटरेस्ट है जहां पे आप अंतरराष्ट्रीय हित में साम्यता नहीं रख रहे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया यानी आतंकवादी हथियार बनाया। इसमें किसी और का क्या फायदा? भी नहीं। इसमें किसी और का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। ये अवैध हित है, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इससे नुकसान होगा अगर हम देखें तो, लेकिन इंडिया को इससे फायदा है। केनेथ वॉल्ट्ज ऐसे इंटरेस्ट को अवैध यानी कि इलीगल इंटरेस्ट कहता है। ठीक है। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो हमें फायदा है, लेकिन दूसरे देशों को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति की जगह लड़ाई की बातें हो रही है। ठीक है। तो केनेथ वॉल्ट्ज इस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को बांटते हैं। अब इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी जोसेफ फ्रैंकलन, फ्रैंकल, जोसेफ फ्रैंकल। जोसेफ फ्रैंकल क्या कहते हैं? इनकी अभी मैंने बुक बताई थी आपको। बुक का नाम है इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट ये बुक है इनकी। जोसेफ फ्रैंकल क्या कहते हैं? दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट, एक होते हैं सब्जेक्टिव इंटरेस्ट। पेपर होता है ना ऑब्जेक्टिव पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जैसे, तो ये भी कहते हैं एक होते हैं वस्तुनिष्ठ इंटरेस्ट और एक होते हैं व्यक्तिनिष्ठ इंटरेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं इनकी भाषा, इनका उद्देश्य क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है कि सामने वाला देश चाहता क्या है। जैसे अमेरिका अगर ये कहे कि भारत, हमारी एमएनसी कंपनी को, हमारी मल्टीनेशनल कंपनी को आप अपने देश में आने दो, आप अपने बॉर्डर्स ओपन कर लो, मैं अपना इतना सारे हार्ले डेविडसन, मैं इतनी सारी हार्ले डेविडसन आपके देश में बेचना चाहता हूं। आपको साफ साफ समझ आ रहा है ना कि अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है अमेरिका, भारत के साथ व्यापार करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाह रहा है, यानी कि हमारे देश में खुद के लिए एक मार्केट ढूंढना चाह रहा है। हमको क्लियर से समझ आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या चाहता है। लेकिन कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें समझ ही नहीं आता कि सामने वाला चाहता क्या है, जो क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका कहे कि उदार लोकतंत्र को अपनाओ, लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाओ, तो हमको पता ही नहीं भाई तू चाहता क्या है, क्यों हमको ये अपनाना चाहता है।
जबकि आज तो हम समझ चुके हैं इतना कि यूएस एक पूंजीवादी देश है, वो चाहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी आए, जिससे मार्केट बढ़े, जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़े, तो अमेरिका का भी फायदा होगा। लेकिन उदार लोकतंत्र कहते ही हमें बहुत सारे शब्द समझ आने लगते हैं। इसके अंदर पूंजीवाद भी आ गया, इसके बाद अंदर प्रॉफिट भी आ गया, इसके अंदर लिबरलिज्म भी आ गया, यानी स्वतंत्रता भी आ गई। ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हमको क्लियर नहीं समझ हो रहा है। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिनिष्ठ इंटरेस्ट, व्यक्तिनिष्ठ हित। तो हमने अभी तक कौन कौन से देखे हैं? हमने रॉबिन्सन देखा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हित के साथ। राष्ट्रीय में इसने बताया प्राथमिक, द्वितीय, स्थायी, अस्थायी, सामान्य और विशेष। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में समान हित, विरोधी हित, और जो ये पूरक हित है ना, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, पूरक हित जो है यहाँ आएंगे, तीसरे पूरक हित यहाँ आएंगे, और फिर बताता है पूरक हित के बारे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे समान हित, विरोधी हित, पूरक हित। फिर उसके बाद जो मार्गेनथ्यू है वो स्टेबल और इनस्टेबल की बातें करता है। केनेथ वॉल्स वैध और अवैध की बातें कर रहा है। जोसेफ फ्रेंकल वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ की बातें कर रहा है। वस्तुनिष्ठ किसको कह रहा है? जिसमें सामने वाले का उद्देश्य क्लियर होता है। और सब्जेक्टिव किसको कह रहा है? जिसमें सामने वाले का उद्देश्य जो है वो क्लियर नहीं होता। अब बातें करते हैं हम राष्ट्रीय हित के पूर्ति कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम राष्ट्र हित को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सब्जेक्टिव फिर से सुन लीजिए। सब्जेक्टिव होता है शीतल, जिसके अंदर आप क्लियर नहीं समझ पाते कि सामने वाला चाहता क्या है। ठीक है, मैं अगर आपको यूं कहूं शीतल कि आप ना रोजाना, क्या कहूं मैं, आप रोजाना योगा करो। मैंने क्या कहा आपको? आप रोजाना योगा करो। अब आप कहोगे कि मैडम योगा मैं करूंगी, आपको क्या फायदा है ना? योगा मैं कर रही हूं, आपको क्या फायदा है? आपको मेरे दिल का इंटेंशन समझ नहीं आया। मैं अच्छी इंटेंशन से कह रही हूँ या बुरी इंटेंशन से कह रही हूँ? समझ रहे हो बात को? भाई मेरी इंटेंशन ऐसी तो नहीं है कि इसको ना योगा में बिजी रखती हूँ, फिर ये तैयारी नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी, मुझे तो मजे आ जाएंगे। या मैं ये चाहती हूँ कि शीतल योगा करके फिट रहे, जिससे उसके दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़े और वो फोकस ज्यादा कर सके पढ़ाई पे। तुम्हें जैसे ही मैंने योगा शब्द बोला, आपको समझ नहीं आया मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ऐसे इंटरेस्ट को सब्जेक्टिव इंटरेस्ट कहते हैं। समझ गए? अब तो उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, डायस्पोरा होता है सुमन, डायस्पोरा का मतलब होता है, जैसे मान लो सुमन को इंडिया से अफ्रीका भेज दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, या अच्छे से देश कहीं भेजती हूँ मैं, अमेरिका भेज दिया जाता है आपको पढ़ाई करने के लिए, तो आपको भारत का डायस्पोरा कहा जाएगा। जो बच्चे इंडिया से, या जो भी लोग इंडिया से विदेशों में रह रहे हैं किसी भी वजह से, हेल्थ की वजह से, इलाज करवाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कुछ और सर्विसेज करने के लिए, किसी भी वजह से इंडिया के जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं उनको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन हितों की पूर्ति हम कैसे करेंगे। सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति, वार्ता, बातचीत करो, समझौता करो कि ठीक है ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं। लड़ाई जो है सबसे लास्ट में सोचेंगे, पहले बातों से चीजों को सॉल्व करने की हम कोशिश करें। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? आपके राजदूतों का रहता है। जिस देश के एम्बेसडर अच्छे होते हैं, जिस देश के राजदूतों में दम होता है, इसीलिए इतना बड़ा पेपर लिया जाता है, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। बहुत जरूरी होते हैं कि आपके एम्बेसडर में कितनी ताकत है। आपका एम्बेसडर जो दूसरे देशों में रह रहा है, जो दूसरे देशों में रह रहा है, वो उनकी कितनी मंशा समझ पाता है बातों से, वो उनके कितने उद्देश्य को जांच पाता है बातों से। आपके एम्बेसडर स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज्यादा जरूरी है। राम जी जब रावण से युद्ध करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने कौन कौन से एम्बेसडर भेजे थे? हनुमान जी, अंगद, देख पा रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर थे कि अंगद के पांव को देख के ही रावण आधा टूट गया था कि जब इसका राजदूत ऐसा है तो मालिक कैसा पाएगा। हनुमान के साहस को देख के रावण हार गया था कि ये लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं, दिखने में तो बंदर दिख रहे हैं लेकिन इतने पावरफुल। तो आपके राजदूत जो है ना वो पौराणिक समय से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कौटिल्य एक राजदूत ही तो था, मौर्य वंश का एक राजदूत था, और इस राजदूत ने मौर्य वंश स्थापित कर दिया, नंद वंश, धनानंद को हरा के। जैसे हेनरी किसिंगर, हेनरी किसिंगर जब निक्सॉन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय में ये फॉरेन एडवाइजर थे, उस समय में फॉरेन एडवाइजर थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है
जिसकी वजह से अमेरिका जो है काफी ज्यादा तरक्की कर सका। जॉर्ज एफ कैनन ये भी अमेरिका के 1950s के अंदर ये अमेरिका में एडवाइजर थे, ये फॉरेन एडवाइजर थे, यानी एक तरीके से एम्बेसडर कह सकते हैं। और ये रशिया के अंदर रह रहे थे, रशिया के अंदर रह रहे थे, और चाइना में भी इनका दौरा आता जाता रहता था। और इन्होंने ये बता दिया था कि रशिया जो है किस तरीके की प्लानिंग कर रहा है, सिर्फ बातों से जांच के ये बता दिया था कि रशिया इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। और इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को बता दिया था कि अमेरिका आपको सतर्क होकर रहना चाहिए। तो कोल्ड वॉर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका जॉर्ज एफ कैनन की रही है। ऐसे ही फॉस्टर डेल्स, जो जॉर्ज एफ कैनन है ना, वो वार्ता में बिलीव करते थे। हेनरी किसिंगर भी वार्ता में बिलीव करते थे। लेकिन लेकिन जो फोस्टर डेल्स हैं वो धमकी का प्रयोग करते थे कि देख ऐसा कर दे, नहीं तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, फोस्टर डेल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग राजदूत रहे हैं। जो हेनरी किसिंगर है वो शटल डिप्लोमेसी को मानते थे। शटल डिप्लोमेसी यानी राजदूत के स्थान पे इन्होंने कहा एम्बेसडर को मत भेजो, आप सीधा पीएम टू पीएम मीटिंग करवाओ, आप फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग करवाओ। यानी राजदूत के स्थान पे प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ाने वाले हेनरी किसिंगर ही थे। और पॉमर्सटन की तरह हेनरी किसिंगर भी यही कहते थे कि अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। हम उसी वक्त अपना रूप बदल लेंगे जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हेनरी किसिंगर थे, ये भी बातों में बिलीव करते थे, ये भी युद्ध वुद्ध में बिलीव नहीं करते थे, धमकी नहीं देते थे। इसने चाइना को अपनी तरफ कर लिया था बातें कर करके कि देखो चीन, तुम लोग ना लिबरल डेमोक्रेसी लेके आओगे तो ये फायदा होगा तुमको, वो फायदा होगा। और यही चाइना रूस के अगेंस्ट बन गया था, जबकि दोनों के अंदर कम्युनिज्म था, दोनों के अंदर साम्यवाद था। लेकिन हेनरी किसिंगर की बातों से इंप्रेस होकर चाइना रूस के अगेंस्ट हो गया था। तो ये सब कूटनीति होती है, जहां पे आपके एम्बेसडर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है आपके राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए। दूसरा होता है आर्थिक साधन। आर्थिक साधन, आर्थिक तरीकों से भी आप किसी देश को अपना बना सकते हो या उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने भारत को ग्रेन्स दिए थे, अनाज दिया था, एक प्रोग्राम चलाया था PL480। जब भारत के यहाँ पे अकाल पड़ गया था, लगभग थर्ड 5 ईयर प्लान की बात है, जब हमने चाइना से हार सही थी, जब हम चाइना से हार गए थे 1962 में, फिर उसी वक्त भारत के अंदर सूखा पड़ गया था। और फिर पाकिस्तान ने भी हमारे साथ अटैक कर दिया था, 2 सूखे पड़ गए थे, 2 युद्ध हो गए थे, तो भारत काफी हद तक बर्बाद हो गया था। तो उस वक्त अमेरिका ने इंडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए PL480 प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें हमें ग्रेन्स के लिए बहुत ज्यादा मदद करी थी अमेरिका ने। तो हमारा जो आकर्षण है वो अमेरिका की तरफ कुछ हद तक बढ़ गया था। फिर उसके बाद गठबंधन या संधियां कर सकते हो आप सामने वाले देश से कोalitions कर सकते हो कि ठीक है, ऐसे नहीं, ना तेरी ना मेरी, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये तीसरा तरीका है राष्ट्रहित पूरा करने का। फिर होता है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। धीरे धीरे आप ट्रेड के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से उस देश के अंदर जाते हो और उस देश के अंदर अपना राज कर लेते हो। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारत को हथियाया था, जिस तरीके से ब्रिटेन ने एशिया के बहुत सारी जगह पे अपना कब्जा किया था, तो राष्ट्रीय हित पूरा करने का एक तरीका ये भी है। फिर है घेराबंदी कर लेना। घेराबंदी कर लेना या युद्ध कर लेना, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। जब कुछ भी नहीं बचता, उस वक्त अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कोई भी देश युद्ध की स्थिति में आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित पूर्ति के साधन क्या है आपको समझ आ रहे होंगे। अभी देखो, यूएसए और चाइना के बीच में थोड़ा विवाद उत्पन्न हो रखा है। आपको पता है जो सेक्रेटरी नैन्सी है उसने कहा कि ताइवान का दौरा करेंगी, और चाइना ने साफ साफ धमकी दे दी कि अगर नैन्सी यहाँ आती है ताइवान में तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी चाइना क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। यानी अभी बातें चल रही है, अभी डराया धमकाया जा रहा है। घेराबंदी या युद्ध की स्थिति ना तो आई ना ही आएगी, क्योंकि दोनों को पता है एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। याद करो इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी कि निर्भरता का सिद्धांत इतनी बुरी तरीके से हर देश के अंदर फैला है कि आज के टाइम में इस डिपेंडेंसी की वजह से आधे युद्ध खत्म हो गए। तो ये आपके 6 तरीके हैं राष्ट्रीय हित को पूरा करने के। ठीक है, फिर उसके बाद आज के दिन जो राष्ट्रीय हित है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, आज के दिन कौन कौन से कंटेम्पररी चेंजेस आप लोग देख रहे हो। सबसे पहले आज के दिन नेशनल इंटरेस्ट रहे ही नहीं, वो इंटरनेशनल बनते जा रहे हैं।
हम जितने भी काम कर रहे हैं उससे केवल एक देश को फायदा नहीं होता, पूरे विश्व को फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आर्थिक काम अगर हम करते हैं, कोई भी देश अगर भारत के साथ व्यापार कर रहा है तो उससे उसका भी फायदा हो रहा है। और आप कोई भी व्यापार या कोई भी इकोनॉमिक ट्रीटी जो है वो अकेला सरवाइव कर ही नहीं सकते। आपको कोई तो पार्टनर चाहिए ना जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हो। तो ना ही आपके पास पूरी ज्योग्राफी ने आपको इस तरीके से नहीं बनाया कि आपके पास सारे एलिमेंट्स हो। किसी देश में थोरियम है, किसी में यूरेनियम है, किसी में लोहा है, तो किसी में जस्ता है, तो किसी में तांबा है। यानी हर धरती के नीचे कुछ ना कुछ अलग चीज है। तो आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। यही बात कोहेन और जोसेफ नई ने कही थी कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जटिल निर्भरता इतनी ज्यादा है कि जो आज के हमारे इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ हमारे नहीं रहे, सामने वाले के भी बन गए। उसके बाद संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बढ़ाने से हर देश को फायदा होता है। भारत किसी देश के साथ अगर अपने संचार यानी अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाता है, अकेला नहीं रह सकता कोई भी देश आज की दुनिया में, इस बात को याद रखो। नॉर्थ कोरिया कितना भी कह ले मैं अकेला रह लू, मैं अकेला रह लू, लेकिन कोरिया के जो बहुत सारे व्यापार है बहुत देशों से चल रहे हैं। अकेला देश कभी भी सरवाइव कर ही नहीं सकता, उसको संचार की भी जरूरत रहेगी, उसको वस्तुओं की भी जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य, आपने कोविड में देखा ना, बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को ऐसा कहा कि तुम क्यों दे रहे हो अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को, क्यों दे रहे हो। पर आपने ये तो नहीं देखा कि रॉ मटेरियल इस वैक्सीन के लिए भारत भी ला रहा है किसी दूसरे देश से। यानी चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे संचार की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, हमको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। अब स्वास्थ्य में भी बहुत सारे देशों ने एक दूसरे की मदद की। कहीं से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे थे, तो कहीं से मास्क आ रहे थे, कहीं से सैनिटाइजर्स आ रहे थे, कहीं से आप लोगों की ये जो दवाइयां हैं रेमडेसिविर ये आ रही थी। ठीक है, वैक्सीन पूरे विश्व ने मिलकर बनाई, पूरे विश्व के साइंटिस्ट लग गए थे वैक्सीन को डेवलप करने में। जिस देश की पहली बन गई वो ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार लोगों को बचाओ, बाद में युद्ध देख लेंगे। यानी स्वास्थ्य के अंदर भी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर सबसे बड़ा मुद्दा ग्लोबल वार्मिंग। जो धरती का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप खुद को जिंदा देखना चाहते हो। झुलस जाएंगे सब लोग, और सब देश मिलके इस पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर जो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इन दो लाइनों के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री इक्वेटर, इन देश के बीच में जितने भी देश हैं दोनों लाइनों के बीच में, सबने क्या कहा कि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। हम कोयले से बिजली को कम करके हम सोलर पावर बनाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके रोबोटिक्स कह सकते हो आप इसको, रोबोटिक्स। आपको पता है लंदन में ऐसा रोबोट बन गया है अभी टाइम में जिसके अंदर फीलिंग्स आ गई है। फीलिंग्स इन द सेंस, अगर कोई मार रहा है तो उसको पता लगेगा मुझे दर्द हो रहा है, रोने का एहसास उसमें, हंसने का एहसास उसमें है, मतलब बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह उसको बना दिया है। डर लगता है कि ह्यूमन का अस्तित्व भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब एक बड़ी समस्या बन रही है। अब तुम एक बात को समझो, अगर कोई देश इंटरनेट को स्ट्रॉन्ग करता है तो पूरे विश्व के अंदर ये तो केबल बिछी हुई है, स्पेस से रिलेशन है, तो यानी पूरे विश्व को फायदा हो रहा है। कोई रोबोटिक्स पे काम कर रहा है तो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे के साथ भी शेयर कर रहा है, तो पूरे विश्व को फायदा हो रहा है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में यानी समकालीन विश्व में कोई भी इंटरेस्ट सिर्फ खुद के ऊपर आधारित नहीं रहा है। सारे इंटरेस्ट जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदलते जा रहे हैं। आपको इतनी बातें याद रखनी थी राष्ट्रीय हित की। ये टॉपिक हमारा पूरा होता है, ये इतना सा ही था। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मार्गेंथ्यू ने क्या कहा, मानव का स्वभाव सेल्फिश है, इसलिए हर देश अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बातें करता है। फिर पॉमर्स्टन की स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई स्थायी फ्रेंड है ना ही कोई एनिमी। हेनरी किसिंगर भी यही कहते हैं, अमेरिका का ना तो कोई फ्रेंड है ना ही कोई दुश्मन। फ्रांसिस फ्रैंकलिन की बुक है नेशनल इंटरेस्ट। रॉबिन्सन ने 2 तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को कैटेगराइज किया, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में 3 है, समान हित, विरोधी हित और पूरक हित। राष्ट्रीय लेवल पे है प्राथमिक, द्वितीय, स्थायी, अस्थायी, समान और विशिष्ट। फिर मार्गेंथ्यू ने मार्मिक और गैर मार्मिक, केनेथ वॉल्स ने वैध और अवैध, फ्रांसीसी जोसेफ फ्रैंकल ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये 2 बातें बताई। राष्ट्रीय हित की पूर्ति के साधन क्या क्या पढ़े, कूटनीति, आर्थिक साधन, गठबंधन, साम्राज्यवाद, घेराबंदी और युद्ध। युद्ध सबसे लास्ट में आएगा। कंटेम्प्रेरी चेंजेस अभी हमने पढ़े ही है। तो बस इतना सा टॉपिक था आपका नेशनल इंटरेस्ट।
अब मैं आप लोगों को बता दूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं इंटरनेशनल अप्रोच के। 85 स्लाइड्स का पूरा टॉपिक था, मैं उसको 4 से 5 पेजेस के अंदर ही कवर करवा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच रीना। अब देखो भाई, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोचेस हमने की, सबसे पहले तो आपको अप्रोचेस के नाम देखने। सबसे पहला नाम क्या आया था? आइडियलिज्म। क्या आया था? आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। अब जैसे ही शब्द आया आदर्शवाद, आपके दिमाग में आ गया होगा शांति की बातें होंगी, ये लड़ाई की बातें नहीं करेंगे। आदर्श व्यक्ति तो वही होता है ना जो शांति पूर्वक रहे। ये क्या कहते होंगे? हारमनी बना के रखो, यानी पूरे विश्व की एक कॉमन सरकार बना दो जिससे कोई लड़ेगा नहीं। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं आइडियलिस्ट लोग। तो इस आइडियलिस्ट लोग में सबसे पहले आपको आपके नोट्स में ये नाम लिख के क्या लिखना है कि इसका प्रणेता कौन था, इसका जन्म किसने किया। वो किया कॉन्डरसैट ने। किसने किया? कॉन्डरसैट ने। तो पहला थिंकर हमारा हो गया, कॉन्डरसैट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दूसरा कौन सा याद रखना है? कांत। अब इमैनुअल कांत नाम याद आते ही आपको ब्रैकेट में लिख लेना है कि इसकी बुक का नाम है परपिचुअल पीस। इसकी बुक का नाम क्या है? परपिचुअल पीस। उसके बाद हमें बातें याद आ जाएगी वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, वुड्रो विल्सन तीसरा नाम। वुड्रो विल्सन याद आते ही आपको अमेरिका की याद आएगी कि ये तो अमेरिका का था। अमेरिका का था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो इसने लीग ऑफ नेशन बनाने की बातें की। लीग ऑफ नेशन के साथ साथ इसने पेरिस ट्रीटी की बातें की थी। पेरिस के साथ साथ इसने वर्साइली की संधि की बातें की थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइली की बातें की थी। ठीक है, इसने 14 पीस पॉइंट का एक रिपोर्ट बनाया था। तो ये सारी बातें वुड्रो विल्सन को लेके हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक कलांग ब्रिया का पैक्ट पढ़ा था। अब आपको इसके अंदर क्या करना है? इस पैक्ट में आपको डेट पता होनी चाहिए 1929, और ये यूएसए के बीच में और फ्रांस के बीच में एक पैक्ट था। अब क्योंकि शांति की बात हो रही है तो यहां से आप लोग रिलेट कर लेंगे कि शांति की बात हो रही है मतलब दोनों देशों ने ये कहा था हम युद्ध का परित्याग कर देंगे, लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। ये इतनी सी बात है भैया आइडियलिज्म को लेके। बताना मुझे इसमें कितने पेज भरे। यही तो बातें हैं, ये आदर्शवाद खत्म हो गया जिसमें कॉन्डरसेट प्रणेता है, कांत आ गए, वुड्रो विल्सन आ गए और कलांग ब्रिया पैक्ट आ गया। बस ये 5 पॉइंट है, मुश्किल से ये आदर्शवाद खत्म हो गया है, मुश्किल। उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी? इनके क्रिटिक की, कि इसका आलोचक कौन है। एक ही आलोचक पढ़ा है हमने इसका। इसका आलोचक कौन है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है नॉर्मल एंजल। आपको ऐसे आलोचक डाल के ऐसे लिख लेना है नॉर्मल एंजल। नॉर्मल एंजल आते ही आपने ऐसे लिख लेना भ्रम। भ्रम से याद आ जाएगा कि नॉर्मल एंजल कहते थे कि आदर्शवाद सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है। बस खत्म, आदर्शवाद खत्म, आइडियलिज्म। बताना मुझे मुश्किल है? हाँ, कितने पेज भर जाएंगे भैया आपके इन 5 लाइनों में? समझ आ रही है बातें? बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ समझ आया नहीं आया? आइडियलिज्म हमने कर लिया। अब हम नव आदर्शवाद की तरफ चलते हैं। नव आदर्शवाद में हमने क्या पढ़ा था? नियो आइडियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था? नव आदर्शवाद। अब नया है तो कोई नई बातें होंगी, और नई बातें पूरी दुनिया में कब हुई है? जब पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था। अब आपको पता होगा पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर कब बना है? 1991 में, जब यूएसएसआर टूट गया था तभी तो बना है। यानी यूएसए जो है वो एक्सट्रीम पावर बन गया, अमेरिका जो है वो एक्सट्रीम पावर बन गया था। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, किस किस के बारे में पढ़ा था? अब हमने देखा कि 1991 के बाद पूरे विश्व में एलपीजी आ गया था, और इस भूमंडलीकरण की वजह से ही, इस भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम लोगों को अब प्रॉब्लम फेस हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? क्योंकि बॉर्डर ओपन हो गए थे। बॉर्डर ओपन हो गए थे तो जो अमेरिका जैसे देश है ये छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज को परेशान करने लगे थे। ठीक है, तो क्या करना है आपको नोट्स में कि आप लिखेंगे ड्यू टू एलपीजी। भाई एलपीजी की वजह से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो छोटे देश हैं वहां पे ऐसे स्माइली का प्रयोग करो, ऐसे उदास वाला बना दो, यानी वो उदास हो गए। ठीक है, ये नव आदर्शवाद की प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन किसने बताया था? इसका सॉल्यूशन बताया डेविड हेल्ड ने। डेविड हेल्ड ने क्या कहा
कि भैया सारे विश्व के अंदर ना एक कॉस्मोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन होता है, पूरे विश्व में एक सरकार बना दो, पूरे विश्व में एक सरकार बना दो, प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाएगी, यानी सबकी संप्रभुता पीछे रह जाएगी और ये सरकार सारा काम करेगी। ये सॉल्यूशन बताया था उसने। साथ में रिचार्ड फोक ने एक सॉल्यूशन बताया था। ये क्या कहता था? कहता एक तो इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओ बना दो, दूसरी सिविल सोसाइटी बना दो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, और इंटरनेशनल सोसाइटी बना दो। 3 बातें इसने की थी, बस ये बातें याद रखनी है। ये खत्म हो गया न्यू आइडियलिज्म। बताओ कितने पेज भरे? अभी तक एक पेज भी नहीं भरा होगा आइडियलिज्म और न्यू आइडियलिज्म को मिला के। आप देख सकते हो, देखो इतना सा ये आइडियलिज्म दिख रहा है आपको, इतना सा आइडियलिज्म है ये, इतना सा, फिर ये न्यू आइडियलिज्म है। अब हम आ जाएंगे रियलिज्म पे, इतना सा रियलिज्म है। इससे अलावा बताओ हमने कोई बात की हो तो क्लास के अंदर? समझ आ रहा है आपको? हाँ। अब देखो रियलिज्म के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। रियलिज्म के बारे में हमें क्या देखना है? यथार्थवाद। रिवाइज ही कर लेते हैं, टॉपिक याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। यथार्थवाद। अब यहाँ पे हम किसकी बातें करेंगे? अब जैसे ही यथार्थ रियल शब्द आया, आपके दिमाग में उसी वक्त आ जाएंगे कि आज की रियलिटी क्या है? पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, यही रियलिटी है। यानी ये लोग भी शक्ति की बातें कर रहे हैं, ये लोग भी पावर को इकट्ठा करने की बातें कर रहे हैं। पावर शब्द दिमाग में आते ही एक तो आपको इसकी आलोचना याद आ जानी चाहिए। आलोचना क्या याद आ जाएगी? कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये कहा था कि ये तो पावर मोनिज्म पे डिपेंड करता है। भाई ये तो शक्ति के अद्वैतवाद पे डिपेंड करता है, शक्ति के अद्वैतवाद पे डिपेंड करता है कि शक्ति बिना ये कोई बातें ही नहीं करते। तो अब याद आपको रखना पड़ेगा ये आलोचक कौन था, ठीक है, ये आलोचक कौन था। अच्छा, फिर रियलिज्म के जो थिंकर हैं उनमें सबसे पहले मॉर्गन थ्यू हमने बहुत बार पढ़े, आप सिर्फ अपने नोट्स में नाम लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद पॉमर्स्टन की बारी आई थी। पॉमर्स्टन ने कहा था, बहुत बार पढ़ चुके, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अच्छा, ये मोरालिटी के बारे में कुछ नहीं कहते थे, कहते थे मोरालिटी कुछ नहीं है, काटा मार दो मोरालिटी शब्द लिख के, मतलब मोरालिटी इनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक व्यक्ति याद रखने हैं, जॉर्ज कैनन जो अमेरिका के राजदूत थे। इन्होंने क्या कहा था? ये मोरालिटी सिर्फ एक भ्रम है, जो ये मोरालिटी है ये भ्रम है। तो ऐसे जॉर्ज कैनन लिख के मोरालिटी और एरो डाल के लिख दो मोरालिटी एक भ्रम है। ये बातें हो गई। फिर हमने रियलिस्ट वाले लोगों से पूछा, हमने पूछा कि भैया कैसे आएगी ये शांति, कैसे आएगी रियलिज्म में? अब ये लोग ऐसी बातें तो नहीं करेंगे समझौता कर लो और ये कर लो। इन्होंने कैसी बातें की कि बैलेंस ऑफ पावर ले आओ, बैलेंस ऑफ पावर ले आओ, यानी शक्ति को संतुलित कर दो। 5-6 शक्तिशाली देश पूरे विश्व को संभालेंगे, उन 5-6 में से कोई भी एक आगे बढ़ने की सोचे, बाकी देश उसको दबा देंगे, तो इससे पावर जो है वो बैलेंस हो जाएगी। पहले तो इसने बैलेंस ऑफ पावर बताया। फिर दूसरा तरीका क्या बताया रियलिस्ट लोगों ने कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बातें करो, आप सामूहिक सुरक्षा की बातें करो। सबकी सुरक्षा कौन करेगा? या तो यूएन करेगा या लीग ऑफ नेशन करेगा। तरीके से हमने पॉइंट लिख लिया। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया? डिप्लोमेसी करो, बातें करो, डिप्लोमेसी कूटनीति से शांति स्थापित करने की कोशिश करो। और चौथा तरीका है आप लोग गठबंधन कर लो, कोलिशन कर लो। यानी इन्होंने 4 सॉल्यूशन बताए हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन है? बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और गठबंधन। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर शब्द जैसे ही आपने सुना, बहुत सारे बैलेंस चीजें आपको नाम याद आ जाएगा, जैसे बैलेंस ऑफ फियर, बैलेंस ऑफ टेरर, ये बातें पढ़ी थी ना हमने। फिर हमको याद आ जाएगा सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा दुविधा, वो स्पाइरल थ्योरी पढ़ी थी जो कि एक देश अगर अपने यहाँ पे हथियार बनाएगा तो उसका पड़ोसी भी बनाएगा, फिर उसका पड़ोसी भी बनाएगा। इस तरीके से इसको कर लो, लिख लो, यानी कि ये स्प्रिंग थ्योरी आपको याद दिला रही है। फिर उसके बाद हमने हेजेमनी की बात की थी कि प्राधान्यता सिद्धांत ले आओ। फिर हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन की बात की थी। पावर ट्रांसमिशन यानी शक्ति की संक्रमणीयता, अगर एक देश शक्ति बढ़ा रहा है तो वो शक्ति दूसरे के पास ट्रांसफर हो रही है, और अगर एक देश ने हिम्मत कर ली दूसरे देश के सामने बोलने की तो सब देशों में हिम्मत आ जाती है। अब आपको याद क्या करना है कि बैलेंस ऑफ फियर किसने दिया था? स्टीफन वोल्ट ने दिया था, स्टीफन वोल्ट ने दिया था। बैलेंस ऑफ टेरर किसने दिया था? ये चर्चिल ने दिया था। सिक्योरिटी डायलेमा किसने दिया था? जॉन हर्ज ने दिया था। हेजेमनी का किसने दिया था? गिल्पिन ने दिया था, जॉन गिल्पिन ने दिया था।
और ये पावर ट्रांसमिशन किसी थिंकर का नाम हमने नहीं पढ़ा था। ये बैलेंस ऑफ पावर की बातें होगी। बताना एक बार क्या मुश्किल है इसके अंदर। फिर हम लोगों ने अभी तक तो ये बातें हमने किसकी की है, रियलिज्म की, कि मार्गेंथ्यू, पॉमरस्टन और जॉर्ज कैनन, तीन तो व्यक्ति हैं। सॉल्यूशन बताए हैं बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, गठबंधन। बैलेंस शब्द आते ही बैलेंस ऑफ फियर, बैलेंस ऑफ टेरर, सिक्योरिटी, डायलेमा, प्राधान्यता और शक्ति संक्रमणीयता यानी पावर ट्रांसमिशन। फियर का दिया स्टीफन वॉल्ट ने, टेरर का दिया चर्चिल ने, सिक्योरिटी डायलेमा जॉन हर्ज, हेजेमनी जॉन गिल्पिन। अब हमने फिर मॉर्गन थ्यू को डिटेल में पढ़ा था। मॉर्गन थाउ को ऐसे अपने नोट्स में हेडिंग डालो, मॉर्गन थाउ, और उसके बारे में बातें लिखनी शुरू कर दो। सबसे पहले तो इसको पॉप कहा गया, यथार्थवाद का पॉप कहा गया। दूसरा, मॉर्गन थ्यू को सिनोनिम कहा गया, रियलिज्म का सिनोनिम कहा गया, यानी यथार्थवाद का पर्याय कहा गया। किसने कहा? पर्याय शब्द आगे लिख के ऐसे लिख लो, गाजी ने कहा था। ठीक है, गाजी ने कहा था तो हमें याद आ जाएगा मॉर्गन थ्यू को पॉप कहते हैं यथार्थवाद का, और पर्याय कहा किसने? गाजी ने कहा। तो मॉर्गन थ्यू ने अपने 6 रूल दिए थे, 6 नियम। अब आपको ना याद रहे तो ही लिखना। कौन कौन से दिए थे? कि मानव के स्वभाव पे ही विश्व का स्वभाव डिपेंड करता है, ह्यूमन नेचर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। दूसरा, सबसे बड़ा हित राष्ट्रीय हित होता है, सारी चीजें राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा, राष्ट्रीय हित की कोई परिभाषा नहीं है, इसने ये बात कही, राष्ट्रीय हित की कोई परिभाषा नहीं है। चौथी बात इसने क्या कही थी? इसने कही थी कि सबसे बड़ी चीज है विवेक, सबसे बड़ी चीज है बुद्धि, विवेक। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे जरूरी क्या है? विवेक। फिर इसने बात कही थी कि किसी देश की मोरल वैल्यू, किसी देश की नैतिक मूल्य पूरे विश्व के नैतिक मूल्य से अलग होंगे। इसको ऐसे लिख लो, यूनिवर्सल मूल्य अलग होगा। ठीक है। छठा इसने क्या नियम बताया था? छठा नियम बताया था कि जो पॉलिटिकल सेक्टर होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र होता है, वो अन्य क्षेत्रों से इंडिपेंडेंट होता है, अन्य क्षेत्र से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। ये 6 नियम मॉर्गेंथ्यू ने दिए थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। इसके साथ ही इसने 3 तरीके की फॉरेन पॉलिसी बताई थी। 3 तरीके की फॉरेन पॉलिसी कौन कौन सी थी? यथास्थितिवादी, यथास्थितिवादी, परिवर्तनीय, जिसको आप चेंज करते रहेंगे, यानी जो स्ट्रॉन्ग नेशन है, जो मजबूत नेशन है, वो इसको चाहेंगे, जो कमजोर नेशन है वो यथास्थिति वाली चाहेंगे। फिर एक साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी। ये 3 तरीके की फॉरेन पॉलिसी हो गई। ठीक है। फिर इसके क्रिटिक, इसके आलोचक लिख लीजिए कौन कौन था। इसका आलोचक था रॉबर्ट नेबुर, रॉबर्ट नेबुर, रॉबर्ट नेबुर लिख के ऐसे एरो डाल के लिख लो, तिमिर पुत्र। उसने इसको क्या कहा था? तिमिर पुत्र कहा था, कि ये तो अंधेरे का सन है। ठीक है, ये तो गलत गलत बातें करता है। एक तो ये। दूसरा कौन सा? स्टैनली हॉफमैन। कौन आ गया था? स्टैनली हॉफमैन आ गया था। स्टैनली हॉफमैन ने इसको क्या कहा था? कि तू तो सिर्फ पावर मोनिज्म की बातें कर रहा है, तू तो सिर्फ शक्ति शक्ति की बातें कर रहा है, इसके अलावा तो तू कोई बात करता ही नहीं है। तीसरा व्यक्ति कौन था? सैमुअल पी हंटिंगटन था। सैमुअल पी हंटिंगटन ने यह कहा था कि ये जितनी भी लड़ाई दुनिया में चल रही है, ये स्वभाव की नहीं है, ये सिविलाइजेशन की, सभ्यता की लड़ाई है। ऐसा लिख के बस लिख लो, सभ्यता की लड़ाई है। और चौथा कौन थी? चौथा वो फेमिनिस्ट थी जिसका नाम था टिकनर। टिकनर फेमिनिस्ट थी, नारीवादी थी। वो बोली ये तो शक्ति शक्ति की बात करता है और शक्ति तो पुरुषों में होती है, ये तो पुरुषवादी व्यक्ति। ये 4 इसके आलोचक हो गए। ये आपका मार्गन थ्यू पूरा हो गया। अब नियो रियलिज्म में केनेथ वॉल्ट्ज आ जाएंगे। पता ना मुझे कितनी देर लगती है? आप लोगों को नोट्स बनाने का आइडिया आ रहा है कि कैसे नोट्स बनाने? की पॉइंट्स लिखने होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बातें आप सारी दोबारा लिख रहे हो। आइडिया आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रही है बातें? मैंने ये जो 2.5-3 पेज के नोट्स बनाए ना, ये मैं डाल दूंगी ग्रुप में, आपको आइडिया मिल जाएगा कि नोट्स बनाने कैसे। ठीक है फिर तो
ठीक है। और रात को हमें क्या कंप्लीट करना है वो भी सुन लो। आज रात को हमें नेशनल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया हमने, नेशनल पावर कंप्लीट करनी है। रात वाली क्लास में नेशनल पावर कंप्लीट करनी है, राष्ट्रीय शक्ति कंप्लीट करनी है, और हर हाल में करनी है। ठीक है, तो अब रात की क्लास में मिलेंगे। रात की क्लास 9:15 या 9:30 शुरू कर दूंगी। हाँ जी, ये मैं सेंड कर दूंगी, बिल्कुल सेंड कर दूंगी। तो चाय पानी पियो आप लोग भी, रेस्ट करो, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।